क्योंकि आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अब जो है हम HTML देखने जा रहे हैं। ठीक है। HTML को देखने से पहले ना हम पहले ये चीज देख लेते हैं कि HTML है क्या, ये वर्क कैसे करती है। ठीक है। और जो है ये कह लो कि ये फ्रंट एंड की चीज है। अगर आप लोग वो वाली डायग्राम वापस अपने माइंड में लेके आओ तो उसमें कुछ चीजें थी जो फ्रंट एंड थी, कुछ बैक एंड थी, और इस तरह DB थी। तो DB भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कवर होगी और बैक एंड भी हमारी कवर हो गई है। अब हम फ्रंट एंड की तरफ आ रहे हैं। जो फ्रंट एंड है ना, यूजली उस चीज को ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, GUI। यूजर इंटरफेस यानी कि वो चीज जो यूजर को नजर आए या यूजर के सामने शो हो। ठीक है। यूजर के लिए हो जो। तो उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो HTML आती है। ठीक है। जो ये HTML है ना, ये कह लो कि हम सब लोग इससे फेमिलियर हैं कि भाई यानी कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। यूजली हम इसे यूज कैसे करते हैं कि हर किसी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ब्राउजर यूज करता है। थ्रू ब्राउजर मोस्टली के यूज की जाती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि थ्रू ब्राउजर ही यूज हो। लेकिन हम लोग जो है 99% दुनिया में सब लोग HTML को जो है वो थ्रू ब्राउजर ही यूज करते हैं। जिस तरह मैं हूँ, मैं क्रोम यूज करता हूँ और एज यूज करता हूँ। इसी तरह करके फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, वो यूज होता है। एप्पल में या मैक में सफारी ब्राउजर है, वो मोस्टली ज्यादा यूज होता है। तो ये जो ब्राउजर होते हैं ये एक्चुअली बेसिकली होते होते क्या है। ये जो ब्राउजर होते हैं ये ऐसे यानी कि कह लो कि मैकेनिज्म में लिखे होते हैं कि ये जो HTML एक क्या है, फॉर देखो, हमने C# की है, उसका एक अपना फॉर्मेट था, उसके अपने सिंटेक्स थे जो कुछ हमें मेमोराइज करने पड़े, कुछ को हमने कंसेप्चुअली समझना पड़ा। तो वो क्या था, यानी कि एक उसका अपना स्टैंडर्ड था। अब उस स्टैंडर्ड को रीड कौन करता था, उसके लिए उन्होंने अपना एक कंपाइलर लिखा हुआ है। ठीक है। एक ये भी हम चीज डिस्कस देखेंगे कभी कि बैकएंड पे ये कैसे काम करते हैं, बैकएंड पे कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है। जो जो हम पीस ऑफ कोड लिखते हैं जो हमारे सामने, यानी कि एक स्क्रीन होती है उसके अंदर हम जो पीस ऑफ कोड लिखते हैं, वो कैसे जाके पीछे वो वाली आउटपुट बनती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, या जिसके अगेंस्ट हमने कोड लिखा होता है वो कैसे जो है ना उसकी वो एक आउटपुट बनती है। सेम इसी तरह करके हमने SQL देखा, उसके अपने स्टैंडर्ड थे। इवन के उसका अपना सिंटेक्स था। ठीक है। अपने उसकी यानी कि डिफरेंट चीजें थी, और अपना ही उसका कोई कंपाइलर था। अब यानी कि अगर हम C# के अंदर SQL का सिंटेक्स लिखें तो C# का जो कंपाइलर है ना वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको उस तरह का ट्रेन किया ही नहीं गया। वो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड की चीजों को कंपाइल करेगा। जबकि इसी तरह सेम यही चीज SQL के साथ है कि अगर SQL के अंदर हम C# का फॉर्मेट या सिंटेक्स लिखें तो उसका कंपाइलर नहीं उसे रीड कर सकेगा, क्योंकि उसको भी डिजाइन ऐसा किया गया कि उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हमें चीजें देनी होंगी। सेम इसी तरह जो है ना, HTML एक लैंग्वेज है। ठीक है। जिसे हम टैग लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है। लेकिन इसके लिए भी तो कोई कंपाइलर होने चाहिए ना, जो इसके लिए कंपाइलर है जो HTML के सिंटेक्स को रीड कर सके, जो HTML के सिंटेक्स को अंडरस्टैंड कर सके, और उसकी जो हमने सिंटेक्स लिखा है उसकी रिक्वायर्ड आउटपुट दे सके। तो उस चीज को जो है ना, यानी कि जो वो जो काम करते हैं वो हमारे ये ब्राउजर है। यानी कि हमारा जो ये फायरफॉक्स है ये कंपाइलर है जो कि एक स्पेसिफिक सिंटेक्स को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट दिखाएगा। देखो C# में भी जब हमने किया था, कंपाइलर क्या करता था कि स्पेसिफिक सिंटेक्स को रीड करता था और हमें आउटपुट दिखाता था ब्लैक स्क्रीन पे। सेम इसी तरह SQL था, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को रीड करता था, हमें आउटपुट दिखाता था उसे नीचे नीचे जो यानी कि आउटपुट आती थी उसकी। ठीक है। तो इस तरह करके जो जितने भी ये हमारे ब्राउजर है ना, एक्चुअली ये कुछ नहीं है। इनका जो मेन फंक्शनैलिटी है वो ये क्या करते हैं, ये करते हैं या रीड करते हैं उस फॉर्मेट को जो कि HTML में लिखा होता है, और उसको कंपाइल करके या रीड करके जो भी उसकी आउटपुट आती है ना वो हमें ये स्क्रीन पे दिखा देते हैं। अब ये जो मैंने पेज ओपन किया, ये जो URL ओपन किया है, एक्चुअल में ये URL कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये एक पाथ है एक स्पेसिफिक फाइल का कि भाई ये फाइल ना, ये जो भी फाइल होगी ये, ठीक है, ABC कोई भी फाइल हो सकती है। एक फाइल है जो इस पाथ
पे पड़ी हुई है। अब ये जो पाथ है ना, जब भी यानी कि डब्ल्यू 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 आ जाए, इसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लेना। डब्ल्यू डब्ल्यू होता क्या है कि यानी कि एक जाल है, ठीक है, ये वर्ल्ड का यानी कि जाल है। इस तरह की जो चीजें आ जाए जो पब्लिकली यूआरएल हो, यानी कि किसी ना किसी सर्वर पे ये चीजें पड़ी होती हैं, लेकिन ये ऐसा असेस होता है जो हर कोई असेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कोई अपनी फाइल अपने सिस्टम पे रखी है और वो फाइल किसी दूसरे पर्सन को शेयर करनी है, आप लोग नहीं कर सकते उसे, जब तक आपका कंप्यूटर कोई ऐसी असेस में नहीं जाएगा जहां पे जो है ना, या कह लो कि चीजें शेयरेबल हो। तो आपको अपने कंप्यूटर को वेब पे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके कोई दूसरा बंदा आपके किस सिस्टम से जो है ना चीज असेस कर सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ विदाउट वायर और विदाउट दिस थिंग, यानी कि आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, उस तरह भी शेयर कर सकते हैं। उन चीजों पे नहीं मैं जा रहा। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर को एक्सेस देनी है किसी स्पेसिफिक फाइल की, तो आपको अपने कंप्यूटर को वेब पे लेके जाना होगा। जब आप वेब पे लेके जाओगे, आपको बहुत से चैलेंजेस आएंगे, बहुत सी सिक्योरिटी जो है ना वो आपको यानी कि फेस करने पड़ेंगे, सिक्योरिटीज इशू। तो इस तरह जो सिस्टम हमारे वेब पे जाते हैं ना, उन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसे हम विंडो सर्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेब पे जितने भी हमारे सिस्टम पड़े हुए हैं, इसलिए हम उन्हें सर्वर कहते हैं कि ये चीज सर्वर पे पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उनके अंदर विंडोज जो है ना, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है ना, चाहे वो लिनक्स का हो, चाहे वो विंडोज का हो, चाहे वो वेंडू का हो, रेड हैट का हो, किसी का भी ओएस हो, तो वो जो इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर सर्वर वर्जन इंस्टॉल हुआ होता है। उसके अपने थोड़े से फीचर होते हैं, यानी कि इस तरह यानी कि कह लो कि यूजर फ्रेंडली नहीं होता। मतलब ये कि थोड़ी सी चीजें जो है ना डिफरेंट वे से और हार्ड वे से होती हैं, कि प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन होती है उन चीजों की। अब मैं वापस इस बात पे आता हूँ, ये फाइल या ये जो भी यानी कि फाइल है, ये किसी जगह पे पड़ी हुई है बस। उन्होंने कहा कि भाई जब आप ये फाइल दोगे ना, आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो इस तरह का इंटरफेस आया है ना, ये कमाल कुछ नहीं है, सिर्फ इस फाइल के अंदर एचटीएमएल लिखी हुई है। बाकी जो इसका जो कंपाइलर जब ये यहाँ से ये पाथ रिटर्न करेगा, जब ये पाथ इसको यानी कि मिलेगा वापस, तो उसे पता है कि जब मुझे एचटीएमएल फॉर्मेट मिलेगा, तो मैंने किस टैग को क्या रेंडर करना है, जब उसने किस टैग को क्या रेंडर किया, तो हमें ये इस तरह का आउटपुट आ गया। अब ये पाथ मैं इधर से ऐसे भी दे सकता हूँ कि सी कोलन, यानी कि ये चीज हम देखेंगे ना, टेस्ट जो भी यानी कि हमारी एचटीएमएल या जो भी यानी कि नाम पड़ा होगा उस फाइल का, मैं इधर दे सकता हूँ। भाई मैं कहता हूँ मेरी जो फाइल है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, वो ये इधर नहीं पड़ी हुई है, जो लोकेशन है, ठीक है, इधर नहीं पड़ी हुई, वो इस जगह पे पड़ी हुई है। उधर से तू गेट कर ले, उसके अंदर तुझे एचटीएमएल ही मिलेगी। जब उसके अंदर एचटीएमएल मिलेगी, तो ये यानी कि जो मैंने रिक्वायरमेंट अपनी उसके अंदर रखी हुई है, उसको तू कंपाइल करके मेरे सामने दिखा दे। ठीक है, तो ये जो ब्राउजर होते हैं ना, ये सिर्फ इनको पाथ चाहिए होता है उस फाइल का जहां से ये एचटीएमएल को रेंडर करना हो इन्होंने। बाकी रेंडरिंग करने का काम इनका है। ठीक है, अब अगेन वही बात आ गई कि एचटीएमएल के इसी तरह करके अपने फॉर्मेट होते हैं, जो भी चीजें हमने उसके अंदर शो करनी है, जिस तरह की चीजें भी शो करनी है, उसके अपने स्टैंडर्ड है, उसको हमने फॉलो करना है। और उसको फॉलो करते हुए जो है ना, हमने एचटीएमएल को इंशाल्लाह विद इन 1 वीक जो है ना पूरी कंप्लीट लर्न करनी है। अच्छा, अगर एचटीएमएल देखा जाए ना, ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है। मतलब ये कि अगर इसके आप डेप्थ में जाओगे, तो बहुत ज्यादा डेप्थ जाती रहेगी इसकी। ठीक है, और इसलिए जो है ना, जितने भी मोस्टली जो यानी कि कह लो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं या जो भी है, जो फ्रंट एंड के डेवलपर होते हैं ना, वो स्पेसिफिक उन्होंने रखे होते हैं ज्यादा सारे। ठीक है, यानी कि आप लोगों को एचटीएमएल पे काम करना ही नहीं पड़ता। मैंने तो अरसा हो गया एचटीएमएल पे काम नहीं किया, क्योंकि हम सिर्फ अपने डिजाइनर को या जो भी फ्रंट एंड का बंदा था उसे कहते हैं कि भाई इस तरह की पेज की रिक्वायरमेंट है कि ये वाला कंपोनेंट हो, ये हो, ये हो, इस तरह का डिजाइन हो, यूजर को ये चीज शो हो, वो मुझे उसकी एचटीएमएल बना दो। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी, ये तीनों काम उसके होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो एचटीएमएल के फ्रंट एंड जो डेवलपर होते हैं ना, इनकी जो कह लो कि जो अगर काउंट किया जाए ना कि 50 लोग अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस में है, तो 2 या 3 सिर्फ ये होंगे डेवलपर। बाकी मोस्टली बैकएंड के होते हैं। क्यों बैकएंड के होते हैं? कि अगर आप देखो कब से हम लोग ये W3 स्कूल वेबसाइट को यूज कर रहे हैं,
देखो यहाँ पे कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, और कितनी बिग वेबसाइट है, लेकिन देखो इनका डिजाइन सेम एक ही है। भाई जिससे हमने ये डिजाइन लिया, जिसमें हमने बंदे को कहा कि ये डिजाइन बना दो, वो तो बना के फारग हो गया ना बस। लेकिन इसके अंदर देखो कितनी ज्यादा चीजें, पीएचपी पे जाओगे उसके कोर्सेज, फिर उसके आगे वो उन्होंने जो एग्जांपल दी होती हैं, जो आगे कंपाइल हो रही होती हैं वो चीजें, C# में जाओगे उसकी चीजें आगे उसके अंदर कंपाइल, ये सारा तो बैकएंड का काम है ना। लेकिन डिजाइन एक बंदे ने डिजाइन करके दे दिया है हमें, और हो सकता है यही सेम डिजाइन में किसी और एप्लीकेशन में भी यूज कर लो। अब वहां पे तो अब डिजाइनर का काम नहीं रहेगा, वहां पे तो फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग वाले बंदे का काम नहीं रहेगा। उससे कहेंगे कि भाई तू कोई और एप्लीकेशन है जिसका डिफरेंट डिजाइन है, वो उस पर काम करना शुरू कर देगा। तो एज पर रिसोर्सेज जो है ना, यानी कि ये HTML या फ्रंट एंड बंदे के जो है ना, वो वैल्यू कह लो के, या कह लो कि उसकी जो वो है ना कि काउंट जो है वो कम होते हैं। ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है ना बैक एंड के बंदों की ही होती है, हर सॉफ्टवेयर हाउस में, हर जगह पे। ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि कोई छोटा सॉफ्टवेयर हाउस हो, वहां पे वो कहते हैं उस बंदे को भाई HTML भी आपने खुद करनी है, डिजाइन भी खुद बनाना है, CSS भी खुद लिखनी है, jQuery भी खुद लिखनी है। तो वो उसे फिर कंसीडर करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, वहां पे जो है ना ज्यादा बंदे हों। लेकिन ये जो इनके बंदे होते हैं फ्रंट एंड के लिए, हाईली प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि हाईली एक्सपीरियंस वाले को ही रिकमेंड करते हैं मार्केट में। क्योंकि ये रीजन है, एक एक तो उन्होंने बंदा रखना है या 20 बंदों पे एक बंदा रखना है वो। अब वो एक बंदा हाईली प्रोफेशनल रखते हैं, कि जिसे एक एक चीज का पता होता है कि भाई अगर ये वाला टैग यूज करूंगा तो ये फायदा है, ये वाला टैग यूज करूंगा तो ये नुकसान है। तो इस तरह करके उसे सब चीजों का पता होता है। तो इसलिए होता है कि अगर तो यानी कि फ्रंट एंड, सिर्फ स्पेसिफिक फ्रंट एंड की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट बना, तो आप लोगों को सही प्रोफेशनल इस डेप्थ में जाना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन इसका ना दूसरा बहुत बड़ा फायदा है, वो ये कि फ्रीलांसिंग जो है ना फ्रंट एंड के बंदों को बहुत जल्दी मिलती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जिस तरह अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन बनानी है, और मैंने भी यही किया था, मैंने एक दौर में अपनी यानी कि खुद की प्रोफाइल वेबसाइट बनाई हुई थी, जो कि अभी भी रजिस्टर्ड है shweb.pk के नाम से ना। लेकिन अभी वो यानी कि मटीरियल में अपडेट नहीं करता उधर, तो वो सिर्फ डोमेन रखी हुई है मैंने उसकी। तो अब इस तरह की चीजों में मुझे डिजाइन में इतना वो नहीं था कि मैं हाईली प्रोफेशनल डिजाइन बना सकूं। तो फ्रीलांस पे चले जाते हैं कि यार किसी बंदे को पकड़ के जो है ना, मैं कहता हूँ कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये डिजाइन मुझे बना के दे दे। इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेस भी करते हैं, वो डिजाइन के मामले में फ्रीलांसिंग पे चले जाते हैं। तो अगर आप खुद भी देखोगे ना कि वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, ये CSS राइटिंग या थीम राइटिंग, इस तरह के आपको बहुत से प्रोजेक्ट मिलेंगे। लेकिन जो फुल फ्लैज वेब एप्लीकेशन हो, वो आपको फ्रीलांसिंग में बहुत कम मिलेंगे। तो ये यानी कि एक और यानी कि इसका एडवांटेज इस लिहाज से है कि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हो, तो चांसेस ज्यादा होते हैं इसको जो है ना, यानी इस तरह के प्रोजेक्ट मिलने के, फ्रंट एंड डिजाइनिंग के। लेकिन अगर आप यानी कि फुल फ्लेज डेवलपर बनते हो, तो वो जो वर्थ है ना, वो यही यही तकरीबन बनता है कि 20 के पीछे एक आधा उन्होंने फुल फ्लेज फ्रंट एंड डेवलपर रखा होता है। ठीक है, वो बस यानी कि उनके सारे काम सारे मामला देख रहा होता है, और बाकी जो है ना सारे, कह लो वो नहीं कहते लॉजिकल डेवलपर कह लो या बिजनेस वाइज डेवलपर कह लो, डोमेन वाइज, वो चीजें होती हैं सारी। और वो कौन प्रोवाइड करता है? हमें बैकएंड चीजें करती हैं, जो कि हम कर चुके हुए हैं। अब अगेन ये क्वेश्चन आएगा, फिर हम फ्रंट एंड कर क्यों रहे हैं? असल में इन इसका जो है ना हमें पता होना जरूरी है। कि देखो फॉर एग्जांपल, आपको ठीक है डिजाइन एक प्रोफेशनल बंदे ने बना के दे दिया, उसकी HTML भी लिख के दे दी, उसकी CSS भी लिख के दे दी, और उसकी jQuery या जावास्क्रिप्ट जो उसने यूज किया हुआ है, तो ये तीनों चीजें उसने दे दी। अब उसने कह दिया कि भाई मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, जो कि वाकई उसका काम तो खत्म हो गया वहां पे। अब आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को लेके चलना है। फॉर एग्जांपल इसी को आप देख लो, ये वाली एप्लीकेशन को। अब अगर आपको उन टैग्स का नहीं पता होगा, उन CSS का नहीं पता हो, कैसे कहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, कौन सी फाइल मैंने किस जगह पे रखनी है, ठीक है, उसको कैसे मैंने कॉल करना है, अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कैसे मैप करना है मैंने, ठीक है, और उसको जब बैक एंड से वापस डाटा आएगा, फ्रंट एंड पे कैसे शो करना है, ठीक है, शो किस टैग पे करना है वो उसने मुझे बता दिया। लेकिन उसको मैप कैसे करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, अगर आप लोगों को इसका नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं कर सकते ये। तो इसलिए जो है ना हमें फ्रंट एंड की चीजें सीखना इसलिए जरूरी है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बेसिक लेवल तक हम जितना सीखेंगे, उसमें ये कह लो कि हम तकरीबन 35 से 40% जो है ना हम कवर कर लेंगे। लेकिन अगर और उसकी डिटेल में आप लोगों ने जाना हो, क्योंकि चीजें अगेन वही सेम है,
आप लोगों ने उसकी डेप्थ पे जाना हो तो आप लोग जो है ना उसको फिर और एक्सप्लोर कर सकते हो अपने लिहाज से। और बाकी अगर मैं इसको एक और चीज यहाँ पे एडअप कर दूं कि मैं आपको बताया था, मैंने बहुत ज्यादा फॉलो अप किया था अब्दुल मोइज से, यानी कि जब भी इंटरव्यू कॉल खत्म होती थी मैं उसे फौरन कॉल करता था, उससे यही चीज पूछता था कि यानी कि मार्केट में आजकल किस तरह के यानी कि इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। उसने जितने भी 4 या 5 इंटरव्यू थे, एक सिंगल क्वेश्चन भी ना एचटीएमएल से रिलेटेड था, ना सीएसएस से, ना जेक्यूरी से। क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीजें यानी कि उस लिहाज से कि जिस जिस चीज पे वो बंदे को हायर कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके माइंड में ये चीज होता है कि अगर बंदे ने बैक एंड किया हुआ तो फ्रंट एंड भी इतना तो होगा कि अगर उससे कुछ हम सैंपल दे दें वो अपने पास इंप्लीमेंट कर सके उसे। और हमने भी इतना ही करना है। ठीक है, लेकिन मैं अगर अब आपको बताऊं तो उन्होंने जो है ना, पहले उन्होंने बहुत ज्यादा वीडियो देखी, बहुत ज्यादा इधर उधर से मटेरियल लिया, इतनी डेप्थ में वो जा चुके थे ना कि भाई मुझे खुद भी नहीं उन चीजों का पता था, लेकिन वो उन्होंने खुद अपनी तरफ से कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई करो तो अगर करना चाहते हो तो करो, इसमें कुछ वो नहीं है क्योंकि फील्ड आगे बहुत ज्यादा है ना इसकी। ठीक है। अच्छा, इस इसके करने का एक और बड़ा फायदा है, यानी कि दूसरा एडवांटेज मैं इसको बता, एक तो फ्रीलांसिंग का हो गया ना, एक ये मैं बताने लगा हूँ कि देखो ये जो एच टी एम एल, सी एस एस, जे क्यूरी या जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि बैकएंड पे कोई भी लैंग्वेज हो, सी शार्प हो, जावा हो, पाइथन हो, पी एच पी हो, यानी कि कोई भी लैंग्वेज हो, ये तीनों चीजें मस्ट रिक्वायर्ड। अब ये फायदा यानी कि होता है क्या फ्रंट एंड डेवलपर का, कि देखो ठीक है 20 के पीछे एक वो हायर करते हैं फ्रंट एंड का डेवलपर, लेकिन अब जिस तरह हमारी कंपनी सारी हायर ही डॉट नेट डेवलपर को करती है, जावा का कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, या पीएचपी की कोई वैकेंसी नहीं है, या पाइथन की कोई वैकेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी वो जो है यानी कि हमने डॉट नेट डेवलपर से ही शुरू से काम किया हुआ है, डॉट नेट पे ही काम किया हुआ है। लेकिन जो फ्रंट एंड के डेवलपर हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि चले जाए वहां पे इनकी वैकेंसीज लाजमी होंगी। वो अलग बात है कि उस वक्त यानी कि अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन वहां पे लाजमी होंगे फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये एक यानी कि एक और इसका एडवांटेज है, इस लिहाज से कि हर किसी को ये चाहिए, हर किसी को जिसने भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है उसको ये फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा, अब ये जो हम फ्रंट एंड जो देखेंगे ना, ये हम सिर्फ वेब एप्लीकेशन का देखेंगे, लेकिन इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कल को अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो आप लोग को अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि उसके अपने स्टैंडर्ड होंगे, उसका अपना कोई कंपाइलर होगा जो उसे उसके फ्रंट एंड को कंपाइल करेगा। सेम इसी तरह अगर हमने डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनानी है तो इस उसके अपने स्टैंडर्ड होंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। जिस तरह वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए इसके अपने स्टैंडर्ड है कि थ्रू हम HTML, थ्रू CSS या जावास्क्रिप्ट jQuery के थ्रू हम इसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक HTML की तरफ आता हूँ। HTML जो है ना, हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। और स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर कह रहा हूँ कि जब हम कोई यानी कि कह लो कि घर बनाते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ना ये ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। और या कह लो कि हमारी ये जो चार दीवारी है या लेंटर पड़ गया या इस तरह की चीज कंप्लीट हो गई है, तो HTML सेम ऐसी है कि ये सिर्फ आपको वेब एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर खड़ा करके देगी बस। उसके अंदर जो फूल पोटे लगाने हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कलर डालने हैं, उसके अंदर जो स्पेसिफिक चीजें करनी है, थ्रू HTML भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना हम CSS की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो है ना हम ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे अपने पूरे यानी कि कह लो कि घर का या जिस भी चीज का बिल्डिंग का पूरा ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना हम HTML से खड़ा करेंगे। बाकी इसके अंदर जो कलरिंग करनी है, इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की चीजें डालनी है, हमारी लुक एंड फील जो है ना वेबसाइट की अच्छी हो, वो हम CSS की मदद से करते हैं। ठीक है, और फिर जब घर में अगर आपको पता हो वो घर कंप्लीट हो जाए, लुक एंड फील आ जाए उसकी, तो उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, यानी कि कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि फंक्शनैलिटी के बटन ऑन करने से पंखा ऑन हो जाए, लाइट ऑन करने से लाइट ऑन हो जाए, वो चीजें जो हेल्प आउट करेंगी हमें, वो jQuery या जावास्क्रिप्ट करेंगी। मैं jQuery या जावास्क्रिप्ट क्यों कह रहा हूँ कि ये आप लोगों को मैं छोड़ूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, लेकिन दोनों ही सेम है। वो हम बाद में देखेंगे, वो उसकी बाद में उस चीज को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ये HTML जो है ना हमें वो सिर्फ एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करके देगी हमारी वेब एप्लीकेशन को। अब वेब एप्लीकेशन क्या होती है कि वेब एप्लीकेशन जितनी भी हम यहाँ पे चीजें ओपन करते हैं ना वो मोस्टली वेब एप्लीकेशन होती है। इसमें दो तरह की मेन चीजें होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। जब डायनेमिक वेबसाइट की बात आ गई तो वो वेब एप्लीकेशन ही होगी। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है कि जिसके अंदर जो है ना कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है। मोस्टली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की साइड स्टैटिक है कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक है, यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, वो देख लो, आप क्लोज कर दो उसको बस। लेकिन कुछ ऐसी साइटें जो जो यानी कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपका डाटा ले रही हैं, आपको डाटा दिखा रही हैं, या आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रही हैं, वो हमारे पास वेब एप्लीकेशन आ जाती है। जिस तरह के फेसबुक वेब एप्लीकेशन है, याहू वेब एप्लीकेशन है, W3 स्कूल वेब एप्लीकेशन है, जीमेल वेब एप्लीकेशन है। ये सारी क्या है, हमारे पास वेब एप्लीकेशन है कि जिससे जो है ना वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रही है एप्लीकेशन। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन जितनी भी डायनामिक हमारी साइट है या जो इस तरह करके कम्युनिकेट करती हैं वो हमारी क्या होती है, मोस्टली वेब एप्लीकेशन होती हैं। जो स्टैटिक साइड है वो क्या होती है, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन आ रही होती है उस फ्रंट पे सामने बस, उसके अलावा और उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन हम जो अभी जो अब काम करने जा रहे हैं, अभी जो प्रैक्टिस के तौर पे, ये हम स्टैटिक साइट बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा वो हमारी वेब एप्ली वेब एप्लीकेशन जो है ना वो बनेगी। क्योंकि अभी हम स्टैटिक बनाएंगे ना सब कुछ के सब कुछ, जो हमें पता हो कि यार अब सामने ये शो हो जाए, अब सामने यूं करके यूं शो हो जाए, इस तरह की चीजें शो होंगी सारी। तो ये जितनी भी अभी हम चीजें बनाएंगे स्टैटिक बनाएंगे। अच्छा, स्टैटिक के लिए ना सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर होना इनफ है अगर कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, जो कि अब मोस्टली नहीं बनती, सिवाय यानी कि कह लो कि जिस तरह पाकिस्तान में किसी छोटी मोटे यानी कि कह लो कि यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भाई हमारे लिए वेबसाइट बना दो, ये इन्फॉर्मेशन शो कर दो, या किसी ऐसी छोटी कह लो कि कंपनी ने कह दिया कि हमारा जो है ना यानी कि ये चीजें हैं, ये वेबसाइट में शो कर दो। तो इस तरह की जो चीजें बनाते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं सारी। ठीक है, जबकि अगर किसी इवन के यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भाई नहीं, सिर्फ आपने जो है ना यानी कि स्टैटिक वेबसाइट यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन शो नहीं करनी, अगर वो अपना फॉर्म एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहता है वो फिल कर दे, वहां से पेमेंट करना चाहता है वो पेमेंट कर दे, वहां से अपनी क्लासेस देखना चाहता है क्लासेस देख ले, या वहां से कोई एप्लीकेशन फिल करना चाहता है वो कर दे, या लीव फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना चाहता है वो कर दे। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम ऐड करते जा रहे हैं ना, जिसमें फ्रंट एंड यानी कि यूजर की, बैक एंड डेवलपर की, और डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर जब इन चीजों की इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो वो हमारी वेब एप्लीकेशन बन जाती है स्टैटिक वेबसाइट से हटके। इतनी चीजों की समझ आ गई, यहाँ पे कोई किसी की क्यूरी? अच्छा, अब हम जो है ना स्पेसिफिक अपनी HTML की तरफ आ जाते हैं। ये चीज मैंने अब आपको बता दी है कि जितने हमारे ब्राउजर होते हैं, क्रोम हो, गूगल हो, फायरफॉक्स हो, इन ये एक्चुअली कंपाइलर होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसको ये रीड करते हैं और उस स्पेसिफिक कोड के अगेंस्ट हमें डाटा शो कर देते हैं। वो स्पेसिफिक कोड कहाँ से रीड करते हैं, वो हम यहाँ पे उसे पाथ बताते हैं कि भाई इस सर्वर पे फाइल पड़ी हुई है, ये जो है ना ये उठाओ, इसके अंदर जो लिखा हुआ है शो करा दो। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आपको कोई कहता है ना कि URL बताओ मुझे, URL क्या है, तो एक्चुअली में वो URL तो कह रहा होता है, लेकिन बैकएंड पे अगर टेक्निकली बताया ना तो वो ये बता रहा होता है कि किस सर्वर पे कौन सी फाइल पड़ी है वो मुझे बताओ, जिसको मैं यानी कि रीड करूँ। ठीक है, तो जो मैंने सोचा है ना इसको हम 7 दिन में किस तरह करेंगे कंप्लीट, वो ये है कि इसमें जो मेन करने वाली चीज है ना, इसमें है मोस्टली रट्टा ही है, यानी कि आप लोगों ने मेमोराइज करनी है चीजें। कोई टेक्निकल चीज नहीं है इसमें कि भाई हाँ इस टेक्निकल की बेस पे हमने चीज को अंडरस्टैंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों को, इसमें यूज होते हैं टैग, जितने हम मैक्सिमम एक हफ्ते में टैग कवर अप कर पाए ना वो उतनी हमारी HTML कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब टैग हमने किस तरह कवर करने हैं कि मेरी उसमें 3 रिक्वायरमेंट है आप लोगों से, कि आप लोगों ने उसे कैसे कंप्लीट करना है। कि अपना, मैंने बताया था आप लोगों को इसका रजिस्टर अलग बनाना, क्योंकि इसमें भी चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी।
अगर कोई एक रजिस्टर में ये तीन चीजें कवर अप करना चाह रहा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट या jQuery, तो वो कर सकता है। लेकिन वो ऐसे कवर करे कि तीनों के पोर्शन अलग कर ले, यानी कि ऐसा ना हो कि जिस दिन हम HTML खत्म करें उससे ही अगले CSS स्टार्ट कर दे, ऐसा ना करे। बल्कि उसको तीन स्पेसिफिक पोर्शन में डिवाइड करके जो CSS का पोर्शन है उसको वहां से स्टार्ट करे, क्योंकि HTML में भी चीजें ऐड होती रहेंगी। और HTML जितनी बड़ी है ना, सी शार्प या SQL इतनी बड़ी नहीं है। HTML बहुत वस्ट हो, यानी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है ये। इसके पहले वर्जन 1 आया था, 2 आया था, 3, 4, अब 5 पे है इस वक्त हम खड़े हुए। तो ये काफी ज्यादा जो है ना, यानी कि बड़ी होगी भी HTML, और ये हो भी रही है आगे, क्योंकि हर लैंग्वेज में ये यूज होती है एज अ फ्रंट एंड। ठीक है। तो आप लोगों ने, और अगर किसी ने इन तीनों रजिस्टर को अलग बनाना है तो इतने ज्यादा यानी कि वो ना हो। बस एक स्पेसिफिक के भाई कह लो कि पेजेस का रजिस्टर्ड हो, उस पे ये जो है ना अपना शुरू करे। अगर तो अलग बनाना है तो ठीक है। तो करना क्या है हमने करने पहले टैग कवर। टैग में ना सिर्फ हम तीन चीजें कवर करेंगे। मैं आप लोगों को दिन के 7 टैग यानी कि 60 टैग बताया करूंगा कि ये आप लोगों ने आज देखने हैं। उसको आप लोगों ने रजिस्टर पे कैसे नोट करने हैं, कि एक चीज जो उसकी पहली नोट करनी है, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन या पर्पस। ये आप लोगों ने देख के वहां पे एक लाइन पे लिखना कि भाई इस टैग की डिस्क्रिप्शन क्या है, या डेफिनेशन क्या है, या पर्पस क्या है। जो भी आप लोगों ने उसको अपने तौर पे हेडिंग देनी हो, वो दे के आप रो कॉलम में भी इसको कर सकते हो। मैं होता तो मैं इसे रो कॉलम में करता कि पहला कॉलम मेरा टैग बन गया, टैग नेम बन गया। दूसरा कॉलम मेरा बनेगा पर्पस, डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। ठीक है। तीसरा कॉलम मैंने इसमें जो बनाना है, यानी कि दूसरी जो इसकी चीज करनी है, वो इसका सिंटेक्स करना है, कि जहां पे मैंने ये टैग यूज करना है उसका सिंटेक्स क्या है। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए जो टैग यूज होता है, उसका यानी कि क्या क्या है वो, सिंटेक्स क्या है उसका। तीसरा जो आपने आखिरी चीज जो करनी है इसमें, वो उसकी एग्जाम्पल करनी है, कि उस टैग की एक एग्जाम्पल लाजमी आपने उधर लिखी। किसी ने अगर दो लिखनी है दो लिख ले, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप लोगों ने उधर लिखनी है। जिस तरह मैंने आज आप लोगों को टैग बताया कि एक पी का टैग होता है इसके अंदर, आप लोगों ने उस उन तीन चीजों को बस फिल करना है, मेमोराइज करना। ठीक है। कैसे फिल करोगे मैंने आपको बता दिया। पहले कॉलम में या जो पहली चीज उसकी आनी चाहिए, वो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए या उसका पर्पस आना चाहिए, कि इसका पर्पस क्या है बी टैग का। ठीक है। दूसरे कॉलम में या दूसरी चीज पे उसका क्या आना चाहिए, सिंटेक्स आना चाहिए, कि जो हम बी टैग लिखेंगे इसका सिंटेक्स क्या होगा। तीसरी जो चीज आनी चाहिए वो उसकी एग्जाम्पल आनी चाहिए। ये जो 60 टैग है ना, ये आपके 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जा करेंगे, इतना फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया। ठीक है। ये अगर आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। आपने गूगल पे जाना है, टैग लिखना है, वो टैग का आपको बता देगा, चाहे आप सिंपल इस चीज पे फॉलो कर लो, W3 स्कूल पे। ठीक है। इसमें भी लॉट ऑफ टैग है, और मेरे टैग शायद इसके इससे आधे भी नहीं होंगे। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टैग बताऊंगा, वो आप लोगों ने बस करने हैं। ठीक है। उसके बाद जब वो 15 से 20 मिनट वो खत्म हो गए, क्योंकि आधा घंटा आप लोगों ने अपने रजिस्टर को दे लिया दोनों को। 15 से 20 में चलो इसे आधा घंटा भी कर लो तो 1 घंटा हमारा ये होगा, तो डेली के हमने 3 घंटे काउंट किए हैं। उसके बाद आपने 1 घंटे से 1.5 घंटे में वो जो टैग आप लोगों ने किया ना उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करना अभी मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है। तो उसकी जो है ना आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस क्या करनी है, आप लोगों ने वो जो एग्जाम्पल लिखी है उसी को, यानी कि आप लोगों ने अपने हाथ से लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। कि भाई अगर मैंने बी का टैग बताया, बी का टैग क्या होता है वो आप लोगों को जब तक पता चल जाएगा, और उसका सिंटेक्स क्या होता है वो भी पता चल जाएगा, कैसे यूज करते हैं वो एज एग्जाम्पल वो भी पता चल जाएगा। वो आप लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है उधर। बस जब वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि कंपाइल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है। और उसको कहाँ पे आप लोगों ने लिखना है वो मैं बताऊंगा। तो इस तरह करके हमने 7 7 डेज में ऑलमोस्ट 49 टैग हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये बहुत बड़ा नंबर है टैग्स का। और टैग सिर्फ यानी कि आप लोगों ने इसी तरह देखना है, बस यहाँ पे हमारी HTML पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो एक दो चीजें हैं यानी कि जो देखनी है हमने, वो मैं साथ साथ बता दूंगा कि यानी कि क्या क्या चीजें और इसमें देखनी है।
जो कि टैग से हटके हैं। ठीक है, एक दो चीजें तो अभी बताने लगा हूँ, लेकिन कुछ जो एक दो चीजें रह जाएंगी वो भी हम कवर अप कर लेंगे। लेकिन एचटीएमएल को हम अपने फुली वो कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब जब मैंने ये इतनी सारी बातें की हैं, हर किसी के माइंड में ये बात तो आ गई होगी कि इस ये जो इतना अच्छा पेज डिजाइन हुआ हुआ है, ये इतनी अच्छी जो चीजें आ रही हैं, ऑब्वियसली ये भी टैग की मदद से ही यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो अब ये जो टैग होते हैं, जिस तरह ये मैं अगर कहता हूँ इधर ये देखो ये टैग है, कि टैग का नेम होता है, टैग का, यानी कि जब ये टैग का नेम स्टार्ट हुआ, और जब टैग का नेम उस टैग को क्लोज करना हो, तो हमने ये वाला साइन ऐड करना है, और इसके अंदर जो कुछ लिखोगे वो उस टैग का हिस्सा बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम देखते हैं बाद में डिटेल में। जिस तरह ये एक टैग है, ये टैग है, स्टार्ट हुआ, इसका एंड भी कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, हर टैग का एंड है लाजमी। ये इसका एंड आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई आज पी का टैग देखो, ठीक है, आज बी का टैग देखो। ठीक है, या मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आज इनपुट का टैग देखो। ठीक है, इस तरह करके मैं आप लोगों को चीजें बताया करूंगा, और उस तरह करके आपने नोट्स बनाया करने जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को एचटीएमएल पूरी आ भी जाएगी, और सही तरह से समझ भी आएगी चीजों की। तो अब जो है हमारे 2.5 घंटे का काम तो हो गया, लेकिन जो आधा घंटा बचा है ना, उसमें मैं आप लोगों को कोई ना कोई वीडियो दिया करूंगा, जो आप लोगों ने जो है ना लाजमी देखा करनी है। ठीक है, और वो इतनी ही बड़ी हुआ करेगी, 10 मिनट की होगी, 12 मिनट की होगी, या 20 मिनट की होगी, इससे ज्यादा नहीं हुआ करेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई क्यूरी है तो वो डिस्कस कर ले, वरना जो है ना हम लोग 10:05 पे जो है ना, या 10:10 पे जो है ना मीटिंग स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो यानी कि आप लोग 11:10 पे, तो उस पे जो है ना बस वो कह लो कि 15-20 मिनट की मीटिंग करेंगे, तो उस पे वो चीज़ें डिस्कस करके उसे बाइंड अप कर देंगे। ठीक है।